हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग आपके बीएड का जो कंपलसरी पेपर है नॉलेज, लैंग्वेज और करिकुलम, उसका जो यूनिट वाइज डिस्कशन स्टार्ट किया था उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट करवा दी है। इसके अलावा जो सेकेंड और थर्ड यूनिट रहती है उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी जो सेकेंड एंड थर्ड यूनिट है ये आपकी भाषा से संबंधित है, यानी लैंग्वेज से। अब सबसे पहले आता है कि भाषा क्या है। तो अगर नॉर्मल से शब्दों में कहा जाए कि अपने विचारों का आदान प्रदान हम लोग भाषा के माध्यम से ही करते हैं, या फिर भाषा जो है वो संप्रेषण का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। अब हम इसकी इटिमोलॉजी देख लेते हैं, यानी भाषा की व्युत्पत्ति। तो भाषा की व्युत्पत्ति अगर हम देखें तो ये, अगर हिंदी में देखें इसकी व्युत्पत्ति, तो ये संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त्यावाची, अर्थात उच्चारित की गई ध्वनि। आप चाहें तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिससे कि ये इफ़ेक्टिव लगता है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो भाषा शब्द जो है वो इंग्लिश के लैंग्वेज वर्ड से बना है, जो कि फ्रेंच भाषा के लिंग्यू और लैटिन भाषा के लिंग्वा वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू प्रोड्यूस्ड विद टंग, यानी जीभ के साथ उत्पादन करना। अब कामता प्रसाद गुरु ने इसकी परिभाषा दी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली प्रकार से प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टता समझ सकता है। देखिए, एक बहुत इजी डेफिनेशन है और कामता प्रसाद गुरु का नाम भी आप सभी को याद रहेगा। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली प्रकार से प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टता समझ सकता है। इसके अलावा एलिश के अनुसार भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है और अपने समाज से प्रभावित होता है। इस प्रकार भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा के माध्यम से ही ज्ञान स्थानांतरण की प्रक्रिया संभव हो सकी है। इसके अलावा आप चाहें तो 2 से 4 लाइन और लिख सकते हैं। इसके बाद आती है भाषा की प्रकृति और विशेषताएं, यानी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा जो होती है, देखिए फ्रेंड्स, भाषा आपको आपकी हेरिडिटी से नहीं मिलती, बल्कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में जन्म लेते हैं, जहाँ भी आप जन्म लेते हैं वहीं की भाषा आप सीख लेते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा जो इंडिया में जन्मा है और जन्म के साथ ही उसको आप अगर अमेरिका में भेज देते हैं तो वो हिंदी भाषा ना सीख के अमेरिकन भाषा सीखेगा। इसका क्या मतलब है कि जो भाषा है वो बच्चे के साथ जन्म से नहीं होती, बल्कि जिस भी इन्वायरमेंट में वो अपने जीवन के प्राथमिक सालों में रहता है वहीं की भाषा वो अर्जित कर लेता है। बाकी अगर लैंग्वेज सीखने की बात करें तो आप सीख कोई भी भाषा सकते हैं। तो इसीलिए भाषा की प्रकृति क्या हुई कि भाषा जो है ये वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं होती। भाषा विचार की अभिव्यक्ति होती है, मतलब विचार आप अपने भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। भाषा अनुकरणीय होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। देखिए फ्रेंड्स, भाषा के जो शब्द होते हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है आपका आज के टाइम में मूवी, सबसे पहले इसको पिक्चर फिल्म कहा जाता था, फिर इसको सिनेमा कहा जाने लगा, फिर इसको अब क्या कहते हैं, आप इसको अब वर्तमान शब्दों में मूवी कहते हैं, जबकि सबका मीनिंग एक ही होता है। इसी तरह से भाषा का रूप जो है वो उच्चारित और लिखित होता है। भाषा आपकी परंपरा से संबंधित है। इसके अलावा भाषा आपकी मनमानी यानी आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु का नाम होता है और वो वस्तु होती है उसमें कोई संबंध नहीं पाया जाता। देखिए, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो अगर मैं कहूँ, अगर जो सेब है इसको कोई और नाम दे दिया गया होता तो हम उसको उसी नाम से जानते। तो इस तरह से भाषा के जो शब्द हैं वो शुरुआती रूप में मनमाने थे और आज वो उसी रूप में प्रचलित हो गए हैं। इसके अलावा भाषा सामाजिक होती है, मतलब जैसे समाज में हम रहते हैं वैसी ही हमारी भाषा हो जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती बल्कि ये अर्जित होती है। भाषा आपकी एक्वायर्ड नॉलेज है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। भाषा की आवश्यकता
आवश्यकता और महत्व। भाषा की क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहली आवश्यकता भाषा की आपकी होती है विचार अभिव्यक्ति में। मतलब अगर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आपको भाषा की आवश्यकता होगी ही होगी। फिर चाहे वो भाषा आपकी मौखिक भाषा हो, सांकेतिक भाषा हो या फिर लिखित भाषा हो। इसके अलावा सामाजिक संबंधों में भाषा की आवश्यकता होती है। सभ्यता और संस्कृति के हस्तांतरण के लिए भी आवश्यकता होती है भाषा की। देखिए, अगर भाषा ही ना हो, इंसान मौन रहा करता, तो उसका जो कल्चर है, उसकी जो सिविलाइजेशन है वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती। तो भाषा क्या है? भाषा विचार शक्ति के विकास हेतु भी आवश्यक है। मतलब जितना ज़्यादा आप भाषा के बारे में जानते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ते चले जाते हैं, उतने ही आपके विचारों में जो है वो प्रसार होता चला जाता है। इसके लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु भी भाषा आपकी आवश्यक है। इसके अलावा ज्ञान के संरक्षण के लिए भी, अगर भाषा नहीं होती, भाषा का लिखित रूप नहीं होता, तो ज्ञान का संरक्षण नहीं किया जा सकता था। अगर भाषा का लिखित रूप नहीं होता तो क्या आप आज वेदों के बारे में जान पाते? वो उसी टाइम पे खत्म हो गए होते। तो इसीलिए ज्ञान के संरक्षण के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साहित्य सर्जन के लिए इतना सारा जो लिटरेचर लिखा गया है, ये भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अगर भाषा नहीं होती तो क्या इतना सारा लिटरेचर आप देख पाते? तो साहित्य के सर्जन के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भाषा हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारा सर्वांगीण विकास करती है। क्योंकि जब हम भाषा सीख रहे होते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें किस भाषा का प्रयोग कब करना है और किस भाषा का प्रयोग कब नहीं करना है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हमारे चरित्र का उसी हमारी भाषा से पता चल जाता है कि किस कैरेक्टर का इंसान है। तो इसके बाद भाषा विकास की अवस्थाएं, यानी भाषा का डेवलपमेंट जो है वो किन किन स्टेजेस में होता है। तो भाषा का डेवलपमेंट इंसान के जन्म लेने के बाद से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान जन्म लेने के बाद से ही सुनना शुरू कर देता है। और ये भाषा का प्राथमिक कौशल है, सुनना। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनके बारे में भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो भाषा विकास की अवस्थाएं आपकी जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि पहले 10 महीने में बच्चा जो है वो रोता है, किलकिलाता है और बलबलाता है। बलबलाना मतलब जैसे बच्चे पा पा मा मा करते हैं। तो ये हैं आपकी किलकिलाने, बलबलाने और क्रंदन की अवस्था। दूसरी अवस्था होती है आपकी 1 वर्ड स्टेज, प्रथम शब्द अवस्था। यानी बच्चा जो है वो प्रथम शब्द कब बोलता है? तो ये 10 से 12 महीने में बच्चा एक शब्द बोलने लगता है, जैसे माँ, मम, पापा, ऐसे शब्द। इसके बाद द्विशब्द स्तर भाषा। इसके बाद बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 2 शब्दों में आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। और ये 2 वर्ड स्टेज जो है ये 1 से 2 साल की अवस्था रहती है। इसके बाद 3 शब्द स्तर या फिर छोटे वाक्य। 2 से 3 साल के बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे वाक्य बोलने लगते हैं। और इसके बाद जो है बच्चे तेज़ी से अपने इन्वायरमेंट से भाषा ग्रहण करते हैं और वो बड़ों को एज इट इज़ कॉपी करने लगते हैं। मतलब चाहे कितना भी जटिल वाक्य आप बच्चे के सामने बोलें तो वो उसको जो है, अगर 2 से 3 बार उसके सामने रिपीट हो गया तो वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर वही वाक्य वो बोलते हैं। ऐसा आपने अपने घरों में छोटे बच्चों के साथ भी देखा होगा। तो 3 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो भाषा की जटिलता को भी ग्रहण करने लगते हैं। अब भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भाषा विकास के सिद्धांत सबसे पहला आता है आपका मैचुरेशन थ्योरी। मतलब जब आप भाषा सीख रहे होते हैं तो जैसे जैसे आपके अंदर परिपक्वता आती जाती है वैसे वैसे ही आप भाषा सीखते जाते हैं। इसके अलावा अनुकूलन सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी, तो परिस्थितियों से आप अनुकरण करके भी भाषा सीखते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके अनुसार बच्चा जो है अपनी भाषा अपने समाज से ग्रहण करता है और ये सत्य भी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पहले फैमिली में जो उनकी भाषा बोली जाती है वो, फिर उनके आस पड़ोस में लोग जैसी बातें करते हैं वैसी ही बातें वो सीख लेते हैं। इसके अलावा पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत यानी इंटरेक्शन थ्योरी, मतलब जैसे ही बच्चे के साथ आप लोग इंटरेक्ट करते हैं वैसे ही बच्चे का भाषा का डेवलपमेंट होता जाता है। इसके बाद आता है भाषा के प्रकार, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक उपयोग के आधार पे, दूसरा व्यवहार के आधार पे। मतलब व्यवहार मतलब होता है कि आप बिहेवियर किससे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं।
अब उपयोग के आधार पे तो तीनों भाषाएं आप आपके व्यवहार में यूज करते हैं। तो उपयोग के आधार पे सबसे पहली भाषा होती है आपकी मौखिक भाषा। कई बार आप जो है लिखित ना होके जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो ये हमारी मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा जैसे कि ये पीपीटी है। और सांकेतिक भाषा कई बार जब हम ना तो मुंह से बोल के और ना ही लिखित शब्दों में बल्कि इशारे से अपनी बात कह देते हैं तो वो आपकी सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब व्यवहार के आधार पे भाषा के जो रूप हैं वो है आपकी मातृभाषा, जैसे कि आपकी मदर टंग यानी जो भाषा आप सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखते हैं वो। दूसरी आपकी होती है एक राष्ट्रभाषा, जैसे किसी भी देश की भाषा, जैसे हिंदी हमारे देश की एक जो है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा विदेशी भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो ये कुछ भाषा के प्रयोग हैं जो व्यवहार के आधार पे करते हैं। अब व्यवहार में कैसे करते हैं, मतलब आप अपने घर में होते हैं तो आप अपनी मातृभाषा का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने आउट ऑफ स्टेट होते हैं तो कोई एक भाषा ऐसी होती है जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है तो आप उसका प्रयोग कर लेते हैं, वो हुई आपकी राष्ट्रभाषा। जब आप अपने आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो अगर आप किसी अदर देश में गए हैं और आपको वहाँ की भाषा पता है तो आप वही भाषा बोलेंगे क्योंकि वो लोग आपकी वही भाषा समझेंगे। तो अब आप कौन सी भाषा में व्यवहार कर रहे हैं, अब आप विदेशी भाषा में व्यवहार कर रहे हैं। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जैसे कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश। मतलब इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो ग्लोबल रूप में सभी जगह वैलिड है। तो ये आपकी हुई अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी भाषा विकास को क्या क्या प्रभावित करता है। तो भाषा देखिए, कोई भी जो इंसान होता है वो उसके इन्वायरमेंट और उसकी हेरिडिटी का प्रोडक्ट होता है। मतलब वो अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है, जो कुछ भी सीखता है, और कुछ चीज़ें उसको उसकी आनुवांशिकता से मिली होती हैं। जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपको आपकी हेरिडिटी से मिलती है। तो जो आनुवांशिक फैक्टर होते हैं उनमें आपका आईक्यू लेवल, आपका लिंग भेद, आपकी मैच्योरिटी जो है ये आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। इन्वायरमेंट में सिर्फ इसका डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन आप मैच्योर उतना ही होते हैं जितना कि आपको आपकी हेरिडिटी से मिला है। बाकी इन्वायरमेंट से इसको बढ़ाया जा सकता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता, ये आपके भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। और वातावरणीय तत्वों में आता है आपका परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, संस्कृति और समाज का वातावरण। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता भी जो है वो कई बार इसकी कारण होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता आपकी हेरिडिटी में भी होती है और आपके इन्वायरमेंट में भी होती है। इसके बाद आता है मातृभाषा का महत्व, यानी मातृभाषा का क्या महत्व है। तो मातृभाषा जो है आपकी सबसे पहली लैंग्वेज होती है जो बच्चा सीखता है, क्योंकि स्कूल जाने के बाद ही हम 1 से 2 भाषाएं सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले सिर्फ हमें वही भाषा आती है जो आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में बोली जाती है। तो मातृभाषा हमारे व्यक्तित्व निर्माण की नींव होती है। दैनिक जीवन में उपयोग की भाषा भी हमारी मातृभाषा ही होती है। उत्तम और आदर्श नागरिक का निर्माण भी आपका मातृभाषा ही करती है। इसके अलावा आपके ज्ञानोपार्जन का प्रथम साधन भी आपकी मातृभाषा होती है। आपकी संस्कृति का मूल आधार भी आपकी मातृभाषा है और सामाजिक जीवन की सफलता भी आपकी मातृभाषा पर ही निर्भर करती है, क्योंकि जीवन के प्रारंभिक दिनों में जो आप सीखते हैं वो आपकी पूरी उम्र याद रहता है और पूरी उम्र ही आप जो है उसका अनुसरण करते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल से चेंज हो पाती हैं। इसके बाद आते हैं भाषा के घटक, यानी कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। वैसे तो देखिए भाषा में बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन भाषा के 3 मुख्य घटक हैं। सबसे पहला है आपका भाषा का विज्ञान, यानी भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ। दूसरा आता है आपका भाषा की व्याकरण, जिसमें कि भाषा से संबंधित रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी किस भाषा के क्या रूल हैं। सभी भाषाओं के अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। और भाषा कौशल सभी में समान होते हैं। सभी लैंग्वेज में आपके भाषा कौशल होते हैं LSRW। ये एक निमोनिक है जिससे आप याद रखते हैं। L फॉर लिसनिंग यानी सुनना, S फॉर स्पीकिंग यानी बोलना, R फॉर रीडिंग यानी पढ़ना और W फॉर राइटिंग यानी लिखना। तो ये आपके विकास
के होने के क्रम में है, मतलब जैसे जैसे बच्चा विकसित होता जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ें भी डेवलप होती जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ये बच्चे को सिखाने हैं तो आप इनको एकीकृत तरीके से सिखाते हैं, इंटीग्रेटेड वे में। अब आ जाते हैं आपके भाषा कौशल। तो भाषा कौशल भाषा का व्यवहारिक रूप होते हैं जिससे हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सक्रिय रहती हैं। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, मैंने अभी आपको बताया। LSRW, L फॉर लिसनिंग यानी सुनना, S फॉर स्पीकिंग यानी बोलना, R फॉर रीडिंग मतलब पढ़ना या वाचन। कई बार वाचन लिखा देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको रीडिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका लेखन यानी राइटिंग। तो भाषा कौशल के विकास का क्रम LSRW है, जबकि इनका अधिगम एकीकृत रूप से किया जाता है। अब विकास का क्रम LSRW है, इससे क्या मतलब है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा होता है वो जन्म के साथ ही सुनना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला कौशल क्या विकसित हुआ? सुनने का। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता है 1 से 2 साल में वो बोलना शुरू कर देता है। तो दूसरा कौशल हुआ उसका स्पीकिंग का डेवलप। फिर अगर आप एक बच्चे को जो 2 से 3 साल का है पढ़ना और लिखना एक साथ सिखाते हैं तो वो पढ़ना पहले सीख लेता है, जबकि उसकी फाइन मोटर स्किल्स पे जो उसकी उंगलियां होती हैं उन पे पकड़ बाद में बनती है और वो लिखना बाद में सीखता है। तो विकास के क्रम में ये LSRW हुए। लेकिन जब बच्चा ये चारों कौशल बच्चे में विकसित हो जाते हैं तब इनको आप एकीकृत वे में इनको सिखाते हैं। अब सबसे पहले इनमें जो आता है वो आता है लिसनिंग के बारे में आप लिख देंगे कि बच्चा सबसे पहले सुनना शुरू कर देता है, और अगर लिसनिंग कौशल हम में डेवलप हो जाता है तो हम दूसरे की बातों को भी महत्व देते हैं। इसी तरह से आप स्पीकिंग के बारे में भी खुद से थोड़ा सा लिख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका रीडिंग एंड राइटिंग यानी वाचन। तो वाचन कौशल जो है, ये वाचन कौशल वाक धातु से बना है जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी या फिर कथन। सामान्य अर्थ में लिखे हुए या छपे हुए शब्दों का उच्चारण ही वाचन कहलाता है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पाठन या वाचन कहा जाता है। इस प्रकार पठन एक सौदेश्य, सार्थक और चिंतन प्रधान क्रिया है। इसके बाद आता है आपका वाचन के प्रकार यानी पठन के प्रकार। कहीं कहीं पे आपको इसकी जगह पठन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो पठन यानी वाचन अर्थात रीडिंग के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन यानी लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। तो जो आपकी लाउड रीडिंग होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन टीचर करता है और ये छोटी कक्षाओं में किया जाता है, जिसमें कि टीचर जो बोलता है पीछे पीछे बच्चे भी वही बोलते हैं। तो आदर्श वाचन कौन करेगा? टीचर। और अनुकरण वाचन जो है ये बच्चे करते हैं। अब अनुकरण वाचन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत यानी एक बच्चा है जो कि तेज तेज से बोल के पढ़ रहा है क्लास में, जिसको आपने खड़ा कर दिया। और दूसरा होता है सामूहिक वाचन, जब टीचर बोल रहा होता है और उसके पीछे पीछे सारे बच्चे एक साथ बोल रहे होते हैं, तो ये होता है आपका सामूहिक वाचन। इस चीज़ को आपको याद रखना है और आपको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट अपने एग्जाम में बनाना है, इससे आपका आंसर इफेक्टिव लगेगा। अब बात करते हैं साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन की। तो मौन वाचन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है विहंगावलोकन यानी तेजी से पढ़ना, और ये जो है ये स्वाध्याय भी कहलाता है, मतलब जब हम खुद से पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका गंभीर वाचन यानी कि स्कैनिंग, जब आप जो है बहुत ही गंभीर होके एक एक चीज़ को अर्थ ग्रहण करते हुए बिना आवाज़ किए पढ़ते हैं। और थर्ड आता है आपका द्रुत वाचन या त्वरित वाचन यानी स्कीमिंग, जब आप तेज़ी से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत तेज़ी से मन में पढ़ते हैं, तो ये कहलाता है आपका मौन वाचन यानी आपका द्रुत या त्वरित मौन वाचन, और इसको कहते हैं हम स्कीमिंग। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ये स्कीमिंग एंड स्कैनिंग ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में आपको ये गंभीर या द्रुत ना दे के स्कीमिंग एंड स्कैनिंग ही दे देगा। स्कैन करना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ना अर्थ ग्रहण करते हुए, जबकि आपका द्रुत
या त्वरित वाचन मतलब स्किमिंग। इसके बाद आता है आपका सस्वर वाचन यानी लाउड रीडिंग। तो संस्वर वाचन भी वाचन की प्रारंभिक अवस्था है। स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। इसमें जो विद्यार्थी पढ़ते समय अर्थ ग्रहण भी करता जाता है, मतलब जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो केवल पढ़ नहीं रहा होता बल्कि उसको जो है उसका मीनिंग भी निकालते जाना होता है। अब सस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि व्यक्तिगत पठन और आपका सामूहिक पठन, ये मैंने आपको बता दिया था। अब सस्वर वाचन के क्या उद्देश्य रहते हैं? तो सस्वर वाचन का सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि छात्रों के उच्चारण को सिद्ध करना, छात्रों को प्रवाह के साथ वाचन करने योग्य बनाना और उचित बल, गति और लय के साथ पढ़ने योग्य बनाना। जब आप तेजी से पढ़ते हैं तो जो कंडीशंस होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार बोलते भी हैं। तो भाषा में आपका पेस, आपका जो लय है, ये सब चीज़ों को लाना भी एक तरीके से संस्वर वाचन का उद्देश्य होता है। इसके अलावा वाचन में रुचि जागृत करना, स्वर में रचनात्मकता लाना, मौखिक वाचन की दक्षता बढ़ाना। जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आप जो है वो बोलने में थोड़ी सी दक्षता ग्रहण कर लेते हैं, मतलब कब कहाँ कैसे बोलना है ये चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान प्रदान करना। जब आप बोल बोल के पढ़ रहे होते हैं तो आप जो एक जैसे शब्द होते हैं उनकी ध्वनियों में भी अंतर करना सीख लेते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा होता है स और स में अंतर, तो स और स में अंतर जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। भावानुकूल वाणी में पढ़ने की योग्यता का विकास करना, मतलब जैसे जैसे आपका कंटेंट जिन जिन भावों में लिखा हुआ है उन्हीं भावों के साथ, जैसे सुख की बात है तो अच्छी खुशी के साथ पढ़ना, दुख की बात है तो थोड़ा सा ऑफ मूड में पढ़ना, ये भी जो है आपके सस्वर वाचन का उद्देश्य रहता है। इसके बाद आता है संस्वर वाचन की उपयोगिता एवं महत्व। तो संस्वर वाचन जो है ये स्वाध्याय की आदत विकसित करता है बच्चों में। इससे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और वाचन में गति नियंत्रण के साथ प्रवाह आता है। बालकों को नई नई बातों की जानकारी और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बालक जो है संस्वर वाचन से नए नए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता जाता है। इसके बाद आता है आपका मौन वाचन यानी साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग क्या होती है? जब हम किसी लिपिबद्ध भाषा अर्थात लिखित सामग्री को बिना ध्वनि किए एकाग्रचित होकर अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की क्रिया मौन वाचन कहलाती है और स्वर रहित वाचन ही आपका मौन कहलाता है। यानी जब आप बिना बोले पढ़ें तो यही आपका जो है वो साइलेंट रीडिंग है। अब साइलेंट रीडिंग जो है वो दो प्रकार की होती है, एक गंभीर पठन, दूसरा होता है आपका द्रुत पठन। गहन पठन मतलब स्कैनिंग और शीघ्रता से पढ़ना मतलब स्किमिंग। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्किमिंग में हम किसी एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद आता है आपका वाचन के उद्देश्य। तो मौन वाचन का उद्देश्य होता है छात्रों की ज्ञान परिधि में विस्तार करना। जब आप बिना बोले पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करते जाते हैं। इसके अलावा मौन वाचन से छात्रों में विश्लेषण क्षमता भी बढ़ती है, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, छात्रों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और विचार शक्ति का विस्तार होता है। इसके अलावा जब आप मौन वाचन करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा आत्मसातीकरण कर लेते हैं, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं। और अवकाश के क्षणों का सदुपयोग भी जो है मौन वाचन से होता है, क्योंकि जब आपको एक बार साइलेंटली पढ़ने की हैबिट हो जाती है तो वो हैबिट आपको बार बार पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अब मौन वाचन की विशेषताएं। तो मौन वाचन में जो है वो थकान कम होती है, स्वयं जो समय है और जो आपका श्रम है उसकी बचत होती है, क्योंकि जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है जिससे कि आप जल्दी थक जाते हैं। लेकिन मौन वाचन में आपको थकान कम होती है और ये उच्च कक्षाओं के लिए उत्तम है। इससे स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। इसमें चिंतन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि जब आप एकाग्रचित होकर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें माइंड में सेट होती रहती हैं और आप जो है इससे चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा यह ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है और ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। इसके बाद आता है आपका वाचन अधिगम की विधियाँ, यानी वाचन अधिगम रीडिंग जो आप बच्चे को करवाते हैं वो कौन कौन सी विधियों द्वारा करवा सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, एक शब्द तत्व के आधार पे जब आप बच्चों को शब्दों का ज्ञान सिखाते हैं, दूसरा अर्थ
ग्रहण के आधार पे जब आप बच्चों को अर्थ सिखाते हैं किसी भी चीज़ का, तो जब शब्द तत्व की जो विधियां हैं इसमें सबसे पहले आती है आपकी वर्ण या अक्षर बोध विधि, जिसमें कि आप बच्चों को जो है वो वर्णों के बारे में बताते हैं और इसमें पहले आप स्वर का ज्ञान व्यंजन से पहले करवाते हैं। दूसरा आता है आपका ध्वनि साम्य विधि, मतलब आप जो है वो ध्वनियों के साउंड्स के माध्यम से, एक जैसी साउंड्स के माध्यम से बच्चों को वर्णों का ज्ञान करवाते हैं, जैसे कि समान ध्वनि वाले शब्दों का परिचय। इसके अलावा स्वरोच्चारण विधि, इसमें क्या करवाते हैं कि आप बच्चों से बोल बोल के वर्णों को पढ़वाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका अर्थ ग्रहण करने वाली विधि। तो अर्थ ग्रहण में इसमें सबसे पहले आती है आपकी देखो और कहो विधि, मतलब आप कोई चीज़ बच्चे को दिखाते हैं, फिर बच्चा उसको एनालाइज करता है और बताता है कि ये क्या है, तो ये होती है आपकी देखो और कहो विधि। दूसरी आती है आपकी वाक्य विधि, जिसमें कि आप एक वाक्य लिख देते हैं या बोल देते हैं और फिर बच्चों से पूछते हैं कि मैंने अभी क्या बताया, मतलब किस चीज़ की बात हो रही थी, तो यहाँ भी अर्थ ग्रहण होता है। तीसरी कहानी विधि। चौथी अनुकरण विधि, मतलब जो टीचर ने बोला बच्चा वही बोलेगा, या जो बुक में लिखा हुआ है और टीचर ने बोला वही बच्चा बोलेगा। उसके बाद जो है टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा और बच्चा उसको समझता जाएगा। फिफ्थ होती है आपकी संपर्क या साहचर्य विधि, जिसमें कि एक दूसरे के सहयोग से सीखा जाता है। अब वाचन में कठिनाई भी आती है, तो वाचन में कठिनाई के क्या कारण होते हैं, मतलब आप अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके क्या क्या रीजंस हैं। तो इसमें सबसे पहला रीजंस होता है निम्न बौद्धिक स्तर, यानी हमारा आईक्यू अगर कम है तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते। कई बार हमारी आइज़ में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हम नहीं पढ़ पाते। कई बार हमारे श्रवण संबंधी कमियां होती हैं, मतलब हम हियरिंग एम्पायर्ड होते हैं, तो फिर तब भी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम गलत सुन लेते हैं और फिर उनको जो है गलत ही पढ़ते और बोलते भी हैं। कुछ अन्य शारीरिक कमियों के कारण भी हम जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाते, जैसे हमारी ग्रंथियों में गड़बड़ी हो जाना, या फिर हमारी जो स्वर तंत्री होती है उसका ठीक से समन्वय न कर पाना, उससे भी जो है आप कुछ वर्डों को गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क का ठीक से नियंत्रण न होना, विद्यालय की मंद प्रगति, कई विद्यालयों में जो है रीडिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसके कारण भी रीडिंग जो है वो खराब हो सकती है। इसके अलावा संवेगात्मक और सामाजिक समस्याएं, कई बार जब हम इमोशनली जो है वो मैच्योर नहीं होते या इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते और उसमें हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके बाद मौन वाचन क्षमता मापन में प्रयुक्त कुछ उपकरण आपके दिए हुए थे। इनमें 3 उपकरण दिए हुए थे, जिसमें था आपका ऑफ्थैल्मोग्राफ, दूसरा था मेटोनोस्कोप, ड्यूरेल वाचन कठिनाई विश्लेषण। देखिए फ्रेंड्स, ये वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं कि मौन वाचन क्षमता को मापने वाले किसी एक उपकरण का नाम बताएं, तो ये आपको याद रखना है, ऑफ्थैल्मोग्राफ, मेटोनोस्कोप और ड्यूरेल वाचन कठिनाई विश्लेषण। इसके बाद आता है आपका वाचन के नैदानिक परीक्षण, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग। तो वाचन के कुछ नैदानिक परीक्षण होते हैं, जिनमें 4 परीक्षण बुक में दिए हुए थे आपके, जैसे अयोवा मौन वाचन परीक्षण, ग्रे का मौखिक वाचन गद्यांश, गेट्स का वाचन नैदानिक परीक्षण और 4th है कैली ग्रीन का वाचन बोध परीक्षण, जिसमें कि आपके अयोवा में 7 उप परीक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी लय और गति की समझ मापी जाती है, दूसरा आपका निर्देशित वाचन, तीसरा पद में समझ, चौथा शब्द अर्थ, 5वां वाक्य अर्थ, छठा कंडी का बोध यानी केंद्रीय विचार आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। इसके बाद आता है आपका सूचना स्थान निर्धारण, यानी ये 7 उप परीक्षण इसमें होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पठन का स्कीमा सिद्धांत। तो जो ये स्कीमा है, देखिए फ्रेंड्स, स्कीमा आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आपके माइंड में जो चीज़ों के प्रति अलग अलग कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, तो ये बहुत सारे आपके माइंड में स्कीमा हैं। जैसे कि आप एक एप्पल जैसी आकृति देखते हैं तो उसको देखते ही आपके मन में आ जाता है एप्पल। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बुक, तो आपके माइंड में एकदम से बुक का पिक्चर बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, तो ये बुक के लिए स्कीमा हुआ। अगर मैं कहूँ मार्केट, तो आपके माइंड में एकदम से मार्केट की पिक्चर आ जाएगी कि मार्केट क्या होता है, जहाँ पे हम सामान खरीदते और बेचते हैं। तो ये क्या है, ये हुए आपके स्कीमा। स्कीमा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1932 में सर फ्रेडरिक बार्टलेट ने किया था।
लेकिन स्कीमा की विस्तृत व्याख्या और प्रयोग का श्रेय जाता है वो जीन पियाजे को जाता है। और स्कीमा आपके स्मृति प्रक्रमों की पुनर्प्रस्तुति है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने माइंड में स्टोर की हुई है, जो भी आपको नॉलेज है, अगर कहीं आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब आप अपने स्कीमास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए स्कीमा एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो इस बात से संबंधित है कि मनुष्य अपने ज्ञान का निर्माण किस प्रकार करता है। स्कीमा किसी भी घटना के लिए हमारे मस्तिष्क में एक संगठित इकाई है। इस प्रकार से हमारे माइंड में अनेक प्रकार के स्कीमा जो हैं वो भंडारित रहते हैं। और स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी सभी के स्कीमास जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए स्कीमा जो है वो ऑब्जेक्टिव ना हो के सब्जेक्टिव होती है। स्कीमा पदानुक्रमिक होता है जिससे कि घटनाएं क्रमबद्ध रूप से हमारे मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं। स्कीमा किसी भी विषय के लिए, घटना के लिए ज्ञान की एक संगठित इकाई है। स्कीमा नए ज्ञान और सूचना के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। मतलब स्कीमा जो है आपको नई नई नॉलेज जो भी मिलती है वो स्कीमा के फॉर्म में आपके माइंड में कलेक्ट होती जाती हैं। स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है और ये चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे स्कीमा जो हैं वो अकोमोडेट होते जाते हैं। उनमें जो है नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं और जो पुरानी चीज़ें हमने गलत सीख ली हैं उनमें फिर से सामंजस्य होता जाता है। और यही स्कीमा का प्रोसेस रहता है। इम्पैक्ट ऑफ स्कीमा, स्कीमा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, मतलब कोई भी एक चीज़ आपने देखी, उसका स्कीमा आपके माइंड में बना तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि हमें वस्तु का या सूचना का बोध होता है जो कि हम ग्रहण करते हैं, यानी अवधान, हमारा अटेंशन इस पे जाता है। कोई भी एक चीज़ आपने पहली बार देखी तो वो क्या हुई, वो हुई आपकी अटेंशन। इसके बाद आपने उसको जो है अपने माइंड में स्टोर कर लिया और ये हुआ आपका एनकोडिंग यानी कूट संकेतन। और जब आप उस चीज़ को फिर से बाहर निकालते हैं तो ये क्या हुई, ये हुई आपकी पुनरुद्धार यानी रिट्राइवल। इसका तात्पर्य भंडारित सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार उपयोग करने से है। तो ये आपके स्कीमा के इम्पैक्ट्स होते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ स्कीमा यानी स्कीमा की प्रक्रिया। तो ये जो है ये पियाजे ने दी थी, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको कि आप इम्पैक्ट कह सकते हैं। हालांकि ये सामान्य शब्दों में एक तरह से स्कीमा का प्रोसेस ही है, लेकिन स्कीमा का जो एक प्रोसेस दिया था वो पियाजे ने दिया था। और इनके अनुसार क्या होता है कि जब हम कोई एक चीज़ देखते हैं तो उसको हम एसिमिलेट कर लेते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो आपका शहर बाज़ार में रहता है और वहाँ पे वो जो भी चार पैरों वाली चीज़ देखता है वो होती है एक जानवर। तो आपने उसको बताया कि जानवर जो है जिसके चार पैर होते हैं वो जानवर होता है। अब उसने इस चीज़ को जो है वो एसिमिलेट कर लिया, आत्मसात कर लिया, तो उसके माइंड में एक संतुलन की स्थिति आ गई। अब एक दिन वो आपके साथ गांव गया और उसने देखी चारपाई जिसके कि चार पैर होते हैं। अब ये उसके लिए एक नई स्थिति थी, नई कंडीशन थी, जहाँ पे उसने एक नई चीज़ को देखा जिसके चार पैर थे। अब उसने आपसे पूछा, आपने बताया ये चारपाई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो उसका स्कीमा था उसमें असंतुलन हो गया। फिर जो है वो अब आपने उसको बताया कि ये चारपाई होती है और ये बैठने के लिए यूज़ होती है, तो अब वो फिर से अपने स्कीमा में अकोमोडेट करेगा, उसको सामंजस्य स्थापित करेगा और फिर से जो है नए स्कीमा को एसिमिलेट कर लेगा। तो ये होती है आपकी स्कीमा की प्रोसेस। अब पियाजे ने जो है वो इसकी अवस्थाएं भी बताई हैं कि हम स्कीमा कैसे कैसे हमारे स्कीमा बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे स्कीमा बनते हैं वो बनते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू यानी सेंसरी मोटर अवस्था। उसके बाद बनते हैं हमारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, जिनमें बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स खुद बनाता है। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जो चीज़ें बच्चा टच और फील कर सकता है उनके बारे में वो स्कीमास बना लेता है। देन जो चीज़ें उसको टच फील नहीं करती यानी जो उसकी आंखों के सामने नहीं है, जो चीज़ें वो जिनके बारे में सोच सकता है उनके बारे में जब स्कीमास के फॉर्मेशन बच्चा कर सकता है तो ये कहलाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल स्टेज। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल
ऑपरेशनल स्टेज। अब आता है आपका राइटिंग कौशल। तो भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, और लिपि ही लेखन कौशल का आधार है। मतलब जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा लेखन कौशल प्रयोग में आता है। जब मौखिक ध्वनि प्रतीकों को हम लिपिबद्ध करके भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं तो यही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इस प्रकार मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने की कला ही आपकी लेखन कौशल कहलाती है। अब लेखन कौशल के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो लेखन कौशल का सबसे पहला उद्देश्य होता है शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना। मतलब बच्चों को शुद्ध अक्षर लिखना सिखाना, वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना, सावधानी पूर्वक लिखने की आदत विकसित करना, छात्रों में शुद्ध और सुंदर लिखावट की आदत का विकास करना, विराम चिन्हों का सही सही प्रयोग करना, वाक्य रचना के नियमों से बच्चों को परिचित करवाना और विचारों को लिखकर व्यक्त करने की जो योग्यता होती है उसको विकसित करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, लेखन कौशल की आवश्यकता और महत्व। इसके बाद आता है कि हमें जो राइटिंग स्किल है उसकी नीड क्यों होती है। तो जो आपका राइटिंग स्किल है उसकी नीड होती है हमें विचारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने ज्ञान का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने के लिए, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए, साहित्य का भंडार करने के लिए और संचार के लिए, परीक्षा और मूल्यांकन के लिए। आजकल जो एग्ज़ाम्स है ज़्यादातर आपके रिटर्न फॉर्म में ही लिए जाते हैं जहाँ पे आपके राइटिंग स्किल की आवश्यकता होती है। इसके बाद छात्र की अभिव्यक्ति क्षमता की जाँच हेतु, मतलब छात्र अपने विचारों को कितना और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लिए भी आपको जो है वो लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु विकसित करने के लिए भी लेखन कौशल की आवश्यकता होती है और आजकल के समय में लेखन को एक व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा रहा है। तो व्यवसायीकरण के लिए भी कहीं ना कहीं लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। आप लोग बहुत सारे लेखक देखते हैं जिनका कि यही एक व्यवसाय होता है, जैसे कि चेतन भगत। इसके बाद आता है आपका लेखन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस या फिर लेवल्स ऑफ राइटिंग। तो लेखन की कौशल की जो अवस्था होती है इसमें 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था जिसमें कि आप बच्चे को लिखने के लिए तैयार करते हैं, जहाँ पे आप बच्चे को रेखाएं खींचना सिखाते हैं। दूसरी अवस्था होती है आपकी वर्णों की रचना सिखाना, जिसमें कि आप डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जैसे रेखा विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैक्टोट विधि, चित्र विधि या अनुकरण विधि। तो इन कुछ विधियों के प्रयोग से आप बच्चों को वर्ण रचना सिखाते हैं। और तीसरी अवस्था होती है बच्चों को शब्दों और वाक्यों की रचना का शिक्षण देना। अब ये शिक्षण दिया जाता है जो ये आपका वाक्यों और शब्दों की रचना का शिक्षण ये 4 विधियों से दिया जाता है, जिसमें कि अनुलिपि, सुलेख, श्रुतलिपि और प्रतिलिपि। इनको पूछ भी लिया जाता है कि सुलेख किसे कहते हैं, श्रुतलिपि किसे कहते हैं, प्रतिलिपि किसे कहते हैं। तो अनुलिपि होता है देखकर लिखना, मतलब जैसे जैसे आपका टीचर लिख रहा है वैसे वैसे देख के लिखना। सुलेख होता है जो हल्के छपे अक्षर होते हैं, जैसे आप छोटे बच्चों से भी सुलेख करवाते हैं और वो लाइट से छपे रहते हैं, फिर उनको बच्चे डार्क करते हैं। तो ये होते हैं हल्के छपे अक्षरों को लिखना। श्रुतलिपि मतलब डिक्टेट करना, जो इमला आपके क्लासों में बोली जाती है, मतलब सुनकर लिखना। और प्रतिलिपि मतलब पुस्तक में देखकर लिखना। अब लेखन कौशल की कुछ विधियां हैं। ये विधियां हालांकि मैंने पहले ही बता दी, फिर भी अलग से अगर पूछी जाती हैं तो आपको यही विधियां लिखनी है, जैसे रेखाओं द्वारा, अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि और जैक्टोट विधि। और इसमें जैक्टोट विधि सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद आता है आपका लेखन संबंधी अशुद्धियों के कारण, मतलब बच्चा गलत लिख रहा है तो उसके क्या कारण हैं। कई बार जब हम चीज़ों को गलत पढ़ लेते हैं, गलत उच्चारित करते हैं, तो फिर उनको जो है हम लिखते भी गलत हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है वो अमरूद को अरमूद बोलते हैं, और फिर जब वो अरमूद बोलते हैं तो उसको लिखते भी अरमूद ही हैं। व्याकरण का पूर्ण ज्ञान न होना भी इसका कारण है। लिखने में शीघ्रता करना, कई बार हम जल्दी में भी गलत कर देते हैं। लिपि का अधूरा ज्ञान, लेखन कार्य में असावधानी बरतना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, कई बार हमारी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी हमारे लेखन कौशल को इफेक्ट करता है। मात्राओं का ठीक से ज्ञान ना होना, जैसे कि कुछ बच्चे बड़ा ऊ और छोटा ऊ की मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ भी
लेखन कौशल जो है वो अशुद्ध हो जाता है। सुलेख का अभ्यास न करना भी इसका एक कारण है। अब लेखन में जो त्रुटियां बच्चे करते हैं या जो अशुद्धियां हम करते हैं, उनके निराकरण के क्या उपाय हैं? तो कक्षा शिक्षण को करते समय अध्यापक को स्वयं भी वर्तनी का शुद्धता का ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर टीचर गलत बोलेगा तो बच्चे भी गलत बोलेंगे, लेकिन अगर टीचर जो है इस चीज़ का ध्यान रखेगा तो कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्टिव रहेगा। इसके अलावा छात्र से शुद्ध उच्चारण करवाना, श्रुत लेख का समय समय पर अभ्यास करवाना, मतलब इमला का टाइम टाइम पे अभ्यास करवाना, यथासंभव सुलेख का अभ्यास कराना और सरल से कठिन लिखने का अभ्यास, अशुद्ध लिखे गए शब्दों को कई बार लिखवाना, वाक्य रचना की जानकारी देना और लेखन संबंधी कठिनाई पर व्यक्तिगत ध्यान देना, वर्तनी संबंधी व्याकरण के नियमों का छात्रों को ज्ञान देना, मतलब उनको बताना इस चीज़ के बारे में। इसके बाद आता है आपका नोट मेकिंग। तो नोट तैयार करना एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम पठन सामग्री को भविष्य में यूज करने के लिए, जैसे मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ये पीडीएफ भी हमारा एक तरह से नोट ही है, जिसमें कि मैंने चीज़ों को समराइज़ करके लिखा है, बहुत छोटा छोटा, जिसको कि हम पेपर के टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो पठन सामग्री को भविष्य में उपयोग में लाने के लिए जो लेखन हम क्रमबद्ध रूप से तैयार करके रखते हैं, वही नोट तैयार करना कहलाता है। और परीक्षा के समय यही नोट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमारे रिवीजन में सहायक होते हैं। अब नोट तैयार करने की कुछ विधियां हैं, जैसे एक विधि है रेखांकित करना। मतलब इसमें क्या होता है कि आप बुक में ही इम्पोर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद होती है सेकंड उपांतिक टिप्पणी या कुटन प्रणाली। मतलब इसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे क्वेट्स को लिख लेते हैं। और थर्ड होती है समराइजेशन यानी संक्षेपण, और ये एक अलग से विधि है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, आप नोट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं। अब नोट संक्षिप्तीकरण यानी नोट समराइजेशन, तो किसी विस्तृत विषय वस्तु के मूल भावों को कम से कम शब्दों में लिखना और वाक्य को संक्षिप्त रूप से लिखना ही सार लेखन या संक्षिप्तीकरण कहलाता है। सार लेखन पूरी सामग्री के आधार पर तैयार की गई वह सामग्री है जो संक्षिप्त यानी छोटी होते हुए भी सामग्री की सभी मुख्य बातें अपने आप में समेटे हुए है, जिसके आधार पर पूरी प्रक्रिया को समझा जाता है। अब समराइजेशन की दो विधि होती हैं, या तो आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको त्याग दें, या फिर जो कुछ लंबी लंबी लाइनें हैं उनको परिवर्तित करके छोटी छोटी लाइनों में लिख लें। अब सार लेखन की क्या प्रोसेस रहती है, तो सबसे पहले हम पढ़ के मूल सामग्री का बोध करते हैं, फिर उसके सेंट्रल आइडिया यानी मूल भाव की पहचान करते हैं, फिर उससे जुड़े हुए भावों की पहचान करते हैं कि इससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या हैं, फिर मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की पहचान, फिर मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्वों अर्थात कथाओं, अलंकारों, प्रसिद्ध कथनों और शैली की पहचान। इसके बाद मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सार लेखन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आपने की हैं इनमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाते हुए जो है वो अपना काम करना। इसके बाद आ जाता है आपका हस्तलेखन कौशल विश्लेषण, और ये है स्टूडेंट हैंड राइटिंग एनालिसिस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पेपर में पूछा जा सकता है। हस्तलेखन की मूल्यांकन करते समय हम प्रायः यह देखते हैं कि वह सुस्पष्ट और वाचन योग्य है या नहीं। मतलब पढ़ने लायक है तो ठीक है, अगर पढ़ने लायक नहीं है तो आप कह देते हैं कि राइटिंग खराब है। लेकिन हस्तलेखन के संबंध में निर्णय लेने के लिए लेखन मापदंडों की सहायता ली जाती है, और कुछ जो हस्तलेखन के मापदंड हैं ये हैं आपके थॉर्नडाइक मापदंड। इसमें हम लेखन की 3 चीज़ें मापते हैं, एक उसकी सुंदरता, उसकी स्पष्टता और प्रकृति, मतलब कैसे उसने लिखा है। तो ये जो है ये 5th से 8th तक के कक्षा के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद आता है अमेरिकन हस्तलेखन मापदंड, और इसको वेस्ट द्वारा विकसित किया गया। इसमें लेखन के गुण और गति का मापन किया जाता है, मतलब आपने किस गति से लिखा है। इसके बाद आता है आपका आयर्स हस्तलेखन मापन, और ये जो है लेखन मापन का सुस्पष्टता के आधार पर लेखन का मापन करता है, और इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा गया है आपका 2 मार्क्स में। तो ये आयर्स हस्तलेखन मापन हम शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है लेखन का विश्लेषण एवं निदान, यानी आप लेखन को एनालाइज कैसे करते हैं और फिर उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसमें एक फ्रीमैन्स चार्ट है जो कि
आपका दिया गया है। फ्रीमैन ने हस्तलेखन की कमियों का निदान करने के लिए एक चार्ट बनाया। इससे हस्तलेखन के विभिन्न पक्षों का अलग अलग मापन संभव है। यह विशेषकर उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जिनका हस्तलेखन स्तर सामान्य से निम्न कोटि का है। फ्रीमैन ने लेखन के दोष और उनके कारणों का विश्लेषण इस प्रकार बताया है। अब उन्होंने लेखन में कुछ दोष और उसके कारण बताए हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अत्यधिक स्थान छोड़ता है लिखते लिखते, तो इसका कारण है बहुत तेज़ी से पेन को चलाना। कोई बच्चा बहुत ज़ोर से लिखता है तो उसका होता है बहुत तेज़ से उंगलियों को दबाना। और ये मैंने फील भी किया है, क्योंकि मेरे अक्षर पीछे छपते हैं तो मैं अपनी फिंगर्स को बहुत टाइट से दबा के पेन पकड़ती हूँ। इसके अलावा गलत पेन का प्रयोग, मतलब पेन को बहुत टेढ़ा या बहुत सीधा पकड़ना, और पेन होल्डर का व्यास अधिक होना, मतलब पेन का मोटा होना। अत्यधिक टेढ़ा लिखने के भी कुछ कारण होते हैं। कुछ बच्चे बहुत अधिक तिरछा लिखते हैं, तो इसका कारण है आपका अंगूठा कड़ा लिखना, गलत दिशा में पेन चलाना, पाते या पेन की निब जो है वो उंगलियों से ज़्यादा दूर रखते हैं। जो बच्चे ज़्यादा ऊपर से पेन पकड़ते हैं वो भी तिरछा लिखते हैं। अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीधा लिखते हैं, मतलब अक्सर ऐसे लगते हैं बहुत ही अजीब से। तो इसके भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी भुजा को शरीर से बहुत दूर रखते हैं, और उंगलियां जो हैं कुछ लोग बिल्कुल निब पे से ही पकड़ते हैं, मतलब नोक से ही पेन को पकड़ते हैं। इस कारण भी अत्यधिक सीधा लिखा जाता है। अब आपका एक पॉइंट और जो छूट गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर। तो सस्वर वाचन जो है ये भावानुकूल वाणी में किया जाता है, जबकि मौन वाचन बिना होठ हिलाए किया जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और मौन वाचन में कम टाइम लगता है। संस्वर वाचन में हम जल्दी थक जाते हैं, जबकि मौन वाचन में हम नहीं थकते। इससे जो है कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, जबकि मौन वाचन से आपका शांतिमय हो जाता है। इसमें पढ़ने और समझने की गति न्यूनतम होती है, जबकि आपके मौन वाचन में समझने की गति तीव्र रहती है। आपका सस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, जबकि मौन वाचन उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। मौन वाचन से आपके जो है वो स्वाध्याय में अत्यधिक रुचि उत्पन्न होती है, जबकि सस्वर वाचन से अध्याय में जो है वो स्वाध्याय में कम रुचि उत्पन्न होती है। इसमें छात्र कभी कभी बिना अर्थ ग्रहण करे ही बस पढ़ता जाता है, जबकि मौन वाचन में छात्र का जो है वो ध्यान केंद्रित होता है। इसके अलावा जो आपका संस्वर वाचन होता है, इसमें छात्र का ध्यान केवल उच्चारण पर रहता है, जबकि मौन वाचन में छात्र जो है वो थिंकिंग भी करता है, चिंतन भी करता है। अब आपका जो संस्वर वाचन है इसके दो पार्ट होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। इसके अलावा आपका जो मौन वाचन है इसके भी दो पार्ट होते हैं, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। यानी स्कैमिंग मतलब गंभीर पठन और द्रुत वाचन मतलब स्कीमिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थर्ड और फोर्थ यूनिट बहुत डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। आई होप ये आपको समझ आई होंगी, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।